Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I am Miss Hatija and today we will be discussing a very important topic of chapter inheritance, that is gene linkage. आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, उनको किस तरह डिटेक्ट करते हैं और लिंकेज की किस तरह की टाइप्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज लिंक्ड जीन्स. कि लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं. तो वो जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं और एक ही साथ इनहेरिट हों दूसरी जनरेशन पे, तो हम कहते हैं कि ये जीन लिंक्ड जीन्स है. यानी अगर मैं इनकी डेफिनेशन को लिखूं तो आई विल से द जीन्स present on the same chromosome that tend to be inherit together. यानी ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि एक साथ इनहेरिट हो दूसरी जनरेशन पे, तो उनको हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं. अब इन लिंक्ड जीन्स का प्रेजेंट होना एक क्रोमोसोम पे और फिर एक साथ इनहेरिट होना, इस पूरे फिनोमेना को हम जीन लिंकेज कहते हैं. तो जीन लिंकेज एक ऐसा फिनोमेनन है जिस पे हम जीन्स को स्टडी करते हैं जो कि दूसरे के साथ लिंक्ड है और सेम क्रोमोसोम से प्रेजेंट है और एक साथ इनहेरिट करती हैं. तो जीन लिंकेज क्या है? जीन लिंकेज इज द फिनोमेनन of genes staying together on same chromosomes and being inherited together. यानी जीन लिंकेज एक ऐसा फिनोमेना है जिस पे हम स्टडी करते हैं उन जीन्स को जो एक साथ रहती हैं और फिर एक साथ ही इनहेरिट होती हैं. अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप्स के क्रोमोसोम हैं, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम. तो उस बेसिस में हमारे लिंकेजेस भी दो टाइप के हैं. अगर मैं जीन लिंकेज की टाइप लिखूं तो वो जीन लिंकेज जो कि ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे कि ये ऑटोसोमल लिंकेज है. यानी ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स का आपस में लिंक्ड होना इज कॉल्ड ऑटोसोमल लिंकेज. सेम इज द केस विद सेक्स क्रोमोसोम्स. अगर सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट जीन्स आपस में लिंक्ड होंगी तो सच लिंकेज विल बी कॉल्ड सेक्स लिंकेज. आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज लिंकेज ग्रुप. अब लिंकेज ग्रुप से मुराद किसी भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट तमाम लिंक्ड जीन्स की कलेक्शन है. यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पे जितने भी लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट हैं उन सब का कलेक्शन लिंकेज ग्रुप होता है. सो व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिंक्ड जीन्स present on a homologous chromosome. यानी अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट लिंकेज ग्रुप का मुराद है कि उस पे प्रेजेंट सारे लिंक्ड जीन्स, तो मैं ये फिर कह सकती हूँ कि जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो इक्वल है नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. यानी अगर 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हैं तो हमारे पास 23 ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे, क्योंकि हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट तमाम लिंक्ड जीन्स एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं. तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी.
अब हम चलते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि लिंक जीन्स क्या होती हैं, जीन लिंकेज कैसा फिनोमेना है और लिंकेज ग्रुप क्या होता है। बट अब हम स्टडी करेंगे कि हम जीन लिंकेज को डिटर्मिन कैसे करेंगे, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि वेदर दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ मैं ये डिफाइन करती जाऊँ कि एक टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस इज बेसिकली अ क्रॉस between the F1 generation and recessive parental type। यानी अगर हमने जीन लिंकेज को डिटर्मिन करना है या डिटेक्ट करना है तो हम टेस्ट क्रॉस कैरी करेंगे। और टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक क्रॉस है बिटवीन F1 जनरेशन और रिसेसिव पेरेंटल टाइप। अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 का क्रॉस with P1 but it's recessive type। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट हमें टेस्ट क्रॉस देता है, हमारे पास तीन तरह के लिंकेजेस हैं। या तो लिंकेज नहीं है, या पार्शियल लिंकेज है, या कि कंप्लीट लिंकेज है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट या फिर द मैथमेटिकल एनालिटिकल वैल्यू गिवन बाय द टेस्ट क्रॉस वी हैव थ्री टाइप्स या थ्री कैटेगरीज ऑफ लिंकेजेस। पहले हमारे पास कैटेगरी या टाइप है नो लिंकेज। नो लिंकेज कब होगी? जब हमारा टेस्ट क्रॉस will give an equal ratio between parental and recombinant types। यानी जब हमारी पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स के दरमियान एक सा रेशो आएगा, यानी हमारे पास जो रेशो आएगा वो किस तरह आएगा? 1:1 रेशो 1 रेशो 1। तो हमारे पास इसका मतलब कि जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल। नो लिंकेज कब होगी? जब हमारा टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हमें क्या देगा? इक्वल रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो फिर हमारे पास जो दो जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं उन पे लिंकेज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि पार्शियल लिंकेज कब होगी। पार्शियल लिंकेज तब होगी जब हमारा टेस्ट क्रॉस विल गिव बोथ, पेरेंटल टाइप भी देगा और रिकॉम्बिनेंट भी, will give both parental and recombinant type, but in such a ratio that parental type is much greater than recombinant type। यानी अगर हमारा टेस्ट क्रॉस हमें दे तो दोनों, पेरेंटल टाइप भी और रिकॉम्बिनेंट टाइप भी, मगर इस रेशो में दे कि पेरेंटल टाइप ज़्यादा हो और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम हो, तो हम कहते हैं कि ये पार्शियल लिंकेज है, जीन्स पार्शियली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट लिंकेज क्या है। अब देखने वाली बात ये है कि हमने इनकम्प्लीट लिंकेज भी देख ली और नो लिंकेज भी देख ली। तो कंप्लीट लिंकेज कब होगी? कंप्लीट लिंकेज तब होगी जब हमारा टेस्ट क्रॉस विल गिव ओनली पेरेंटल टाइप। और एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि इस वाले अगर कंप्लीट लिंकेज होगी तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स नहीं होंगी। इसमें सिर्फ हमारे पास पेरेंटल टाइप होंगी और दोनों होंगी, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप भी और रिसेसिव पेरेंटल टाइप। उनका रेशो किस तरह होगा? डोमिनेंट पेरेंटल टाइप, रिसेसिव पेरेंटल टाइप। ये हमारे पास कंप्लीट लिंकेज पे 3:1 पे आएंगी।
यानी ऐसा टेस्ट क्रॉस जिस पे हमें सिर्फ पेरेंटल टाइप मिले, कोई रिकॉम्बिनेंट टाइप ना मिले, तो वो हमें शो करता है कि जो दो जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं वो कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, वो एक साथ ही इनहेरिट होंगी कमिंग जनरेशन्स पे। और इसमें जो हमें रेशो मिलेगा वो किस तरह मिलेगा, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप का रेशो रिसेसिव पेरेंटल टाइप से आएगा 3:1। अब इसी को जस्टिफाई करने के लिए टी.एच. मॉर्गन एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। अब टी.एच. मॉर्गन वो साइंटिस्ट था जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है कि उसने एनिमल्स पे इनहेरिटेंस से हवाले से बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, और इस एक्सपेरिमेंट्स का जो मेन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज़ करने का रीज़न क्या था? रीज़न तो ये था कि ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई था जिसके अंदर 85 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी। यानी मॉर्गन का सिलेक्ट करने का एक तो रीज़न ये था कि इसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, और दूसरा ये था कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी और एक बहुत ही कम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोजनी प्रोड्यूस करने की सलाहियत कैपेबिलिटी रखता था। तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किस पे कि एक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, और रीज़न क्या था कि उसके अंदर 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, प्लस उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था जिससे एक लार्ज प्रोजनी प्रोड्यूस होती थी। उसने इसके अंदर दो ट्रेड्स को स्टडी किया एट द सेम टाइम। पहले हमारे पास आती थी विंग की लेंथ, और दूसरी हमारे पास आती है विड्थ ऑफ द एब्डोमेन। जब उसने विंग लेंथ देखी तो उसके पास दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लॉन्ग विंग्स और एक वेस्टिजियल या फिर शॉर्ट विंग्स। लॉन्ग विंग्स उसके पास डोमिनेंट थे तो उसने कैपिटल वी जी से, और वेस्टिजियल रिसेसिव तो स्मॉल वी जी से डोनेट किए। जबकि विड्थ ऑफ एब्डोमेन हमारे पास दो तरीके से आई, एक ब्रॉड एब्डोमेन था और एक नैरो एब्डोमेन था। ब्रॉड बीइंग डोमिनेंट तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया, और नैरो बीइंग रिसेसिव तो उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया। जब उसने इन दोनों के दरमियान क्रॉस करवाया, यानी एक ट्रू ब्रीडिंग ड्रोसोफिला जिसके लॉन्ग विंग्स और ब्रॉड एब्डोमेन हो, यानी लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन, का उसने क्रॉस करवाया विद वेस्टिजियल विंग्स एंड नैरो एब्डोमेन। अब मैंने कहा जीनोटाइप लिखूं तो किस तरह लिखूंगी, लॉन्ग विंग कैपिटल वी जी, ब्रॉड एब्डोमेन कैपिटल ए। यहाँ वेस्टिजियल विंग स्मॉल वी जी, नैरो एब्डोमेन स्मॉल ए। अब जो मेरे पास यहाँ के मीन्स बनेंगे इट वुड बी कैपिटल वी जी कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल वी जी स्मॉल ए। अब जब इनका मैंने क्रॉस करवाया तो मेरे पास क्या F1 बनी, कैपिटल वी जी स्मॉल वी जी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यानी ये सारे मेरे पास आए दोज ड्रोसोफिला विद लॉन्ग विंग प्लस ब्रॉड एब्डोमेन। यानी यहाँ तक जो हमने मेंडल के लॉ में पढ़ा था वो तो सच साबित हो गया कि F1 जनरेशन पे सिर्फ डोमिनेंट पेरेंटल टाइप ही शो हो रही है। जब अगला F2 क्रॉस आना था तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जैसे मेंडल ने बोला था वैसे ही हमारे पास 9:3:3:1 आएगा, बट जो मॉर्गन ने देखा वो इसके बिल्कुल बरक्स निकला। मेंडल ने देखा कि बजाय इसके कि 9:3:3:1 आए F2 का, उसके पास इसके उल्ट 3:1 आया। 3:1 किस तरह, हम ये चेक करते हैं। जब उसने F1 का क्रॉस करवाया F1 से तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि F1 हमारे पास क्या था, कैपिटल वी जी स्मॉल वी जी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वी जी स्मॉल वी जी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ सिर्फ दो तरह के गिमिट्स बने,
बजाय इसके कि 4 तरह के बनते जिस तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे होता है, यहाँ सिर्फ 2 तरह के बने दोनों तरफ। तो वो कौन से बने? कैपिटल VGA एंड स्मॉल VGA स्मॉल ए। यहाँ कैपिटल VG कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल VG स्मॉल ए। अब अगर हम इनको पनेट स्क्वायर में प्लेस करें, एक तरफ मेल हम लेते हैं VGA कैपिटल VGA एंड स्मॉल VG स्मॉल ए। यहाँ हम फीमेल के लेते हैं कैपिटल VG कैपिटल ए स्मॉल VG स्मॉल ए। अब जब इसको क्रॉस करें तो हमारे पास क्या आएगा? VG यानी हमारे पास ये जो बनेगी ये हमारे पास होगी विद लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन। अब जब हम अगली देखते हैं तो अगली हमारे पास क्या आता है? कैपिटल VG कैपिटल ए और यहाँ से स्मॉल VG स्मॉल ए। ये भी हमारे पास क्या बनेगी? लॉन्ग विंग्स विद ब्रॉड एब्डोमेन। अब हम अगली चेक करें तो हमारे पास बनता है, यहाँ से हमारे पास स्मॉल VG और स्मॉल ए और यहाँ से हमारे पास आएगा कैपिटल VG कैपिटल ए। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी? लॉन्ग विंग्स विद ब्रॉड एब्डोमेन। अब हम यहाँ से स्टडी करें तो हमारे पास आएगा, इधर से आएगा स्मॉल VG स्मॉल ए और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? स्मॉल VG स्मॉल ए। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या बनेगा? वेस्टिजियल विंग्स विद नैरो एब्डोमेन। अगर मैं इनको ब्रॉड करके लिखूँ तो ये मेरे पास होंगे लॉन्ग विंग्स विद ब्रॉड एब्डोमेन। ये मेरे पास लॉन्ग विंग्स विद ब्रॉड एब्डोमेन, B इज फॉर ब्रॉड। ये मेरे पास लॉन्ग विंग्स विद ब्रॉड एब्डोमेन। ये मेरे पास वेस्टिजियल या शॉर्ट विंग्स प्लस नैरो यानी N फॉर नैरो एब्डोमेन। तो क्या रेशो हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो पेरेंटल डोमिनेंट टाइप का पेरेंटल रिसेसिव से किस तरह रेशो आया। तो इससे नोटिस किया कि उसके पास दोनों ही पेरेंटल टाइप्स आए, यानी वो या तो लॉन्ग और ब्रॉड थे, लॉन्ग विंग्स और ब्रॉड एब्डोमेन, या फिर वो वेस्टिजियल विंग्स विद नैरो एब्डोमेन था। तो उसने स्टडी किया कि डोमिनेंट कितने आए? 1, 2 एंड 3, यानी 3:1 रेशो हमारे पास आया। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस सिमिलर है, बट यहाँ ये उससे डिसिमिलरिटी आती है कि यहाँ दोनों पेरेंटल टाइप्स हैं। तो पेरेंटल टाइप्स किस तरह हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ 3 हमारे पास पेरेंटल डोमिनेंट टाइप्स और एक हमारे पास पेरेंटल रिसेसिव टाइप आई। यहाँ कोई भी रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं आई। तो इससे हम यहाँ क्या बता सकते हैं गाइस कि इन दो ट्रेड्स के दरमियान कंप्लीट लिंकेज है, क्योंकि ये हमें 3:1 दे रही है ऑफ पेरेंटल टाइप और साथ ही साथ इन दो के दरमियान कोई भी रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं बनी। तो इस सब से हमारे पास TH मॉर्गन ने क्या इंटरप्रेट किया? तो TH मॉर्गन ने इंटरप्रेट किया कि जो रीज़न है कि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे डेविएशन आ रही है वो ये है कि जो जीन्स हैं, दैट द जीन्स फॉर दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम stay together and hence do not assort independently। यानी जो हमारे पास TH मॉर्गन ने एट द एंड इंटरप्रिटेशन दी वो ये थी कि रीज़न क्या बनी इन दोनों जीन्स का एंड ट्रेट्स का एक साथ इनहेरिट होना कि वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे टुगेदर प्रेजेंट हैं, करीब प्रेजेंट हैं। तो वो बजाय इसके कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें, वो कलेक्टिवली एक साथ असॉर्ट करती हैं और एक साथ दूसरी जनरेशन में इनहेरिट की जाती हैं। तो गाइस यहाँ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि जीन लिंकेज क्या होती है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, और हमने ये भी देखा कि लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फिर हमने पढ़ा कि हम टेस्ट क्रॉस को किस तरह यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेजेस डिस्कवर करते हैं। फिर हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को भी डिटेल पे स्टडी किया।
यहाँ हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचता है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हो सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी। एट देन आई विल जस्ट लाइक टू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।